सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज या उससे भी बियॉन्ड यूनिवर्स में जितने भी मोशन हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स ग्रेविटी है। हमारी अर्थ के इर्द गिर्द भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क मौजूद है जिनको हम वेदर फोरकास्ट, कम्युनिकेशंस और यूनिवर्स की एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब शायद आप समझते हो कि इन सैटेलाइट्स को अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए कॉन्टीन्यूसली फ्यूल की ज़रूरत होती है, लेकिन हकीकत यह है कि सैटेलाइट्स के पास एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्यूल होता है और वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए ग्रेविटी का ही इस्तेमाल करती हैं। हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो पॉइंट ए पे मेरी बॉडी की वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में होगी और पॉइंट बी पे मेरी बॉडी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। सिमिलरली पॉइंट सी पे मेरी बॉडी की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगी। इनफैक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करती हुई बॉडी की हर पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट पे भी ऐसे होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ इस तरह होगी, यानी कि हमेशा रेडियस से वेलोसिटी 90 डिग्री एंगल बनाती है या सर्कुलर पाथ के हमेशा टेंजेंट होती है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होती है। तो इसका मतलब ये है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, एंड बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, बॉडी इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग एक्सेलरेशन। सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए ये जो एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होती है, इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर स्पीड दोनों की टर्म्स में लिख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में जो इसका फॉर्मूला है दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। And because we know that we can write linear speed as radius of circular path times angular velocity by simply substituting omega is equal to v by r in this equation, we get an expression in terms of linear speed instead of angular velocity to calculate centripetal acceleration, that is r times v by r square. Simplifying this expression, we get v square divided by r, where r is the radius of circular path our body is moving in. और अब क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, किसी भी बॉडी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें एक फोर्स की ज़रूरत होती है और इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को निकालने के लिए हमें सिंपली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को उस बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करना है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। जस्ट लाइक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वी गेट टू एक्सप्रेशंस फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड, एंड दे आर एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ भी जब सन के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो अर्थ भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रही होती है। अब क्वेश्चन ये है कि अर्थ जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रही होती है वो एक्सेलरेशन आती कहाँ से है, यानी कि वो एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो जब भी एक लाइटर बॉडी एक हैवियर बॉडी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है। हमें पता है कि जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जिस ही की डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। अब स्पेशल बात यह कि अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी सन की वजह से, वो भी टुवर्ड्स द सेंटर ही एक्ट करेगी। ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है। बिकॉज रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, सो देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये तो पता चल गया जब प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं या सैटेलाइट्स अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही होती है तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है। लेकिन नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी बॉडी जो कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है हमारी बॉडी सन की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से कम होगी तो हमारी बॉडी सर्कुलर पाथ छोड़ के बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो एक परफेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एग्जैक्टली
रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो, यानी कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स द फर्स्ट मास टाइम्स द सेकंड मास डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू masses शुड बी इक्वल टू the required centripetal force which is mass times the radius of circular path multiplied by the square of angular velocity, or in terms of linear speed mv square over r, where r is the radius of circular path and m is the mass of body moving in circular orbit। अभी जो कुछ मैंने पहले बताया है उसको अप्लाई करने के लिए मेरे सामने एक एग्जांपल मौजूद है कि एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, जिसकी टेंजेंशियल लीनियर स्पीड 10,000 मीटर्स पर सेकेंड है। अब मैंने टेंजेंशियल का वर्ड इसलिए यूज़ किया ये बताने के लिए कि ये जो स्पीड है ये सर्कुलर पाथ के टेंजेंट है, या जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है हर पॉइंट पे उसके 90 डिग्री एंगल बनाएगी, यानी कि यहाँ पे उस सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर। अगर ये स्पीड 10,000 मीटर्स पर सेकंड टेंजेंशियल ना होती, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट अर्थ की तरफ आ रही होती 10,000 मीटर्स पर सेकंड से, तो फिर किसी भी केस में अर्थ के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं था। तो अब क्वेश्चंस जो होंगे उसमें बार बार नहीं लिखा होगा टेंजेंशियल लीनियर स्पीड, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम टेंजेंशियल का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये जो इनिशियल स्पीड है ये बिल्कुल सर्कुलर पाथ के टेंजेंट होती है। अब हमारे पास अर्थ का मास भी गिवन है 6 × 10⁻24 kg, और सैटेलाइट का मास भी गिवन है विच इज 1000 किलोग्राम। इन मैसेज का इस्तेमाल करके अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एग्जैक्टली रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। अगर वो जितनी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है उससे ज्यादा हो जाएगी तो हमारी सैटेलाइट अपना सर्कुलर पाथ छोड़ के अर्थ की तरफ आना शुरू हो जाएगी, और अगर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से कम हुई तो इसका मतलब है कि इवन देन सैटेलाइट हमारा सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म कर सकेगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट इक्वल द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं, एक तो मैंने पहले भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई फोर्स नहीं होती, बस सेंट्रीपिटल फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो कि किसी भी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मूव करने में हेल्प करती है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इक्वल होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट मास मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड मास डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, उसको इक्वल होना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के विच कैन बी mr ओमेगा स्क्वायर और mv स्क्वायर ओवर r। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में और एक लीनियर स्पीड के टर्म में। तो हर क्वेश्चन में हमें देखना है कि हमें कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन है या लीनियर स्पीड गिवन है। तो क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में लीनियर स्पीड गिवन है तो हम जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला होगा जो कि लीनियर स्पीड के टर्म्स में, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ अर्थ multiplied by the mass of satellite divided by the square of their separation has to equal mass times the square of linear speed divided by the radius of circular path। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए दो बातें नोट करना बहुत जरूरी है। पहली बात ये कि स्क्वायर ऑफ लीनियर स्पीड डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये तो हमारे पास आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये जो मास है ये मास उस बॉडी का होता है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, जो कि इस केस में हमारे पास सैटेलाइट है, यानी कि ये जो मास है ये मास ऑफ सैटेलाइट है। और दूसरी नोट करने वाली बात ये कि ये जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है जिसपे हमारी सैटेलाइट मूव कर रही है वो एग्जैक्टली अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो सेपरेशन है वो अर्थ के सेंटर और सैटेलाइट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसी के इक्वल है, यानी कि मैं इस रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ को भी स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये कि मेरे पास g मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन वो इक्वल हो गया है mass of satellite multiplied by the square of linear speed divided by the radius of circular path, जो कि इक्वल है अर्थ और सैटेलाइट की सेपरेशन के। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मैं अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान सेपरेशन को ये डिस्टेंस क्यों मान रहा हूँ, मैं सिंपली अर्थ की सरफेस से लेके सैटेलाइट तक के डिस्टेंस को सेपरेशन क्यों नहीं मान सकता, तो उसकी वजह ये कि क्योंकि हमारा अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, हम अर्थ को एक पॉइंट मैस एज्यूम कर सकते हैं जो कि बिल्कुल अर्थ के सेंटर पे लोकेटेड है। तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करने के लिए मुझे जो सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान जो सेपरेशन लेनी होगी वो अर्थ के सेंटर से लेके
सैटेलाइट तक के डिस्टेंस के ही इक्वल होगी, ना कि अर्थ की सरफेस से लेके सैटेलाइट के डिस्टेंस तक। क्योंकि इक्वेशन की दोनों तरफ मास ऑफ सैटेलाइट आ गया तो मैं उन दोनों को कैंसिल कर दूंगा। इस बात का बहुत अहम कॉन्सिक्वेंस ये है कि जब भी मुझे लीनियर स्पीड ऑफ सैटेलाइट गिवन हो और मुझे उस सैटेलाइट का अर्थ से डिस्टेंस निकालना हो, मास ऑफ सैटेलाइट इटसेल्फ मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये सैटेलाइट 1000 की जगह 3000 kg की भी होती या 10,000 kg की भी होती, जितने भी मास की होती, तो इसका और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए, ताकि वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर सके, मास ऑफ सैटेलाइट का कोई किरदार नहीं है। दूसरी बात ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स के डिनोमिनेटर में जो रेडियस है, ग्रेविटेशनल फोर्स की सेपरेशन के एक आर से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा वो इक्वल होगा g मल्टीप्लाइड बाई द मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई द सेपरेशन। अब मैंने स्क्वायर हटा दिया क्योंकि एक आर कैंसिल हो चुका है, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लीनियर स्पीड ऑफ सैटेलाइट। मुझे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है, मास ऑफ अर्थ भी पता है, लीनियर स्पीड ऑफ सैटेलाइट भी पता है। मैं आराम से सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ, सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज करके और वैल्यूज को पुट करके। मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स द मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ लीनियर स्पीड ऑफ सैटेलाइट। सिंपली वैल्यूज को पुट करके मेरे पास आंसर आता है 6.67 into 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ अर्थ विच इज 6 into 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ लीनियर स्पीड विच इज 10,000 मीटर्स पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 4 into 10 की पावर 6 मीटर। यानी कि अगर मेरी सैटेलाइट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से 4 into 10 की पावर 6 मीटर होगा, सिर्फ तब ही मेरी सैटेलाइट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकेगी, वरना कभी भी मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल नहीं हो सकेगी। फिर मेरी सैटेलाइट को अपना सर्कुलर पाथ छोड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हमें इस सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अब क्योंकि हमें लीनियर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के एक रिलेशन के बारे में पता है, विच इज दैट लीनियर स्पीड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी। सो वी कैन राइट एंगुलर वेलोसिटी एज लीनियर स्पीड डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इस क्वेश्चन में हमें लीनियर स्पीड भी पता है जो कि है 10,000 मीटर्स पर सेकेंड, और हमने रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ भी कैलकुलेट कर लिया विच इज 4 into 10 की पावर 6 मीटर। अब सिंपली इन वैल्यूज को पुट करके हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, और उस एंगुलर वेलोसिटी के जो यूनिट्स होंगे वो रेडियंस पर सेकंड होंगे, क्योंकि ये जो हमारा रिलेशन होता है v इक्वल्स टू r ओमेगा, ये सिर्फ तभी वैलिड होता है जब हम अपनी एंगुलर वेलोसिटी रेडियंस पर सेकंड में रखें। मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 10,000 divided by 4 into 10 की पावर 6 which is 2.5 into 10 की पावर -3 रेडियंस पर सेकेंड। अब इसका मतलब ये कि मेरी सैटेलाइट हर सेकंड 2.5 into 10 की पावर -3 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। अब मैं किसी तरह इस इंफॉर्मेशन को यूज करके टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालना चाहता हूं, यानी कि अर्थ के इर्द गिर्द एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए मेरे सैटेलाइट को कितना टाइम लगता है। तो अगर ये मेरे सैटेलाइट का अर्थ के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ है, तो पॉइंट ए से लेके वापस पॉइंट ए तक आने में जो टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे 1 टाइम पीरियड। अगर हम एक बात नोट करें तो 1 टाइम पीरियड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरी सैटेलाइट कवर कर रही है वो है 2 पाई रेडियंस, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल में जिस तरह हमारे पास 360 डिग्रीज होते हैं, उसी तरह हमारे पास 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब एक कंप्लीट सर्कल में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है 2 पाई रेडियंस, और जो टाइम लग रहा है वो इक्वल है टाइम पीरियड के। तो हम एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं और 2 पाई भी एक कांस्टेंट है, तो सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। अगर आप इस टाइम पीरियड को थोड़ा लॉजिकली सोचना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी सैटेलाइट ने 2 पाई रेडियंस एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसको कवर करना है, और जो उसकी स्पीड है उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने की, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, वो 2.5 into 10 की पावर -3 रेडियंस पर सेकेंड है। तो सिंपली
क्योंकि अब हमें स्पीड भी पता है कि कितनी जल्दी कवर कर रहा है और हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है कि कितनी कवर करनी है 2 पाई रेडियंस। तो इस रिलेशन से इजीली हम वो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं जब हमारी सैटेलाइट 2 पाई रेडियंस कवर करेगी, यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो सिंपली अब इस ओमेगा की वैल्यू को इधर पुट करके हम टाइम पीरियड फाइंड करने लगे, विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 की पावर -3 रेडियंस पर सेकेंड। रेडियंस रेडियंस कैंसिल, सेकंड क्योंकि डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है तो न्यूमिनेटर में जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2.51 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड्स। हमारी ये वाली सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेती है वो आया है हमारे पास 2.51 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड्स। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है। तो सिंपली अर्थ का अपने ही एक्सिस पे जो एक कंप्लीट रोटेशन का टाइम होता है दैट इज इक्वल टू 1 डे एंड दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स। अब मैं अर्थ का टाइम पीरियड अबाउट इट्स ओन एक्सिस आवर्स में नहीं सेकंड्स में कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब मुझे पता है कि एक मिनट में मेरे पास 60 सेकंड्स होते हैं और हर घंटे में मेरे पास 60 मिनट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो सिंपली इस टाइम पीरियड को आवर्स से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस टाइम पीरियड को 24 को 3600 से मल्टीप्लाई करना है टाइम पीरियड को सेकंड्स में कैलकुलेट करने के लिए। तो दैट इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड एंड द आंसर इज 8.64 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें अर्थ अपने ही एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन पूरी करती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर ये अर्थ का वेस्ट रीजन है और ये ईस्ट रीजन है तो अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब मुझे अर्थ का टाइम पीरियड तो पता चल गया सेकंड में। अब मैं अर्थ की अपने ही एक्सिस पे रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ, तो वो सिंपली हो जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय द टाइम इट टेक्स फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। So the angular velocity of Earth about its own axis is equal to 2 pi divided by 8.64 into 10 की power 4 which is equal to 7.27 into 10 की power minus 5 radians per second। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ आया वो इक्वल आया 8.64 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड। जो पिछले क्वेश्चन में जो हमने सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकाला था वो इक्वल आया हमारे पास 2.51 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड्स। अब इसका मतलब ये कि क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट हमारे पास कम है एज कम्पेयर टू द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, का मतलब ये कि जब हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तब तक हमारी सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द बहुत से चक्कर ऑलरेडी काट चुकी होगी। और ये फाइंड करने के लिए कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो कितनी दफा सैटेलाइट उसके इर्द गिर्द जा चुकी होती है, तो उसके लिए हम सिंपली ये कर सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, यानी कि एक अर्थ के रोटेशन के टाइम पीरियड में सैटेलाइट के कितने टाइम पीरियड्स आ रहे हैं। इससे ये फायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे एक रोटेशन पूरी करती है तो सैटेलाइट उतने ही टाइम में कितनी दफा घूम चुकी होती है। हमारे पास आंसर आ रहा है 8.64 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 2.51 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड्स, जो कि इक्वल आ रहा है 34.4 टाइम्स के। यानी कि पिछले क्वेश्चन में जो मैंने सैटेलाइट यूज की थी वो एक दिन में अर्थ के इर्द गिर्द 34.4 चक्कर काट लेती है। मेरा आपसे सवाल ये कि क्या हम एक ऐसी सैटेलाइट बना सकते हैं जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली अर्थ की अपने एक्सिस पे रोटेशन के टाइम पीरियड के इक्वल हो। अब पूछेंगे कि ऐसी सैटेलाइट का क्या करना जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली अर्थ के अपने ही एक्सिस पे रोटेशन के टाइम पीरियड के इक्वल हो। उसका फायदा ये कि फॉर एग्जांपल अर्थ के ऊपर यहाँ पे है पाकिस्तान, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है कि हमारी सैटेलाइट बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर है और पाकिस्तान को ही देख रही है। तो अगर हमारी सैटेलाइट का टाइम पीरियड अर्थ की रोटेशन के टाइम पीरियड से अलग हुआ, फॉर एग्जांपल ज्यादा हुआ, तो कुछ टाइम के बाद हमारी सैटेलाइट आगे निकल जाएगी और पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। फिर हो सकता है कि हमारी सैटेलाइट का फोकस पाकिस्तान से हट के बाकी कंट्रीज की तरफ चल जाए और जब तक वो दोबारा एक कंप्लीट चक्कर काट के पाकिस्तान के बिल्कुल ऊपर नहीं आ जाती तो वो पाकिस्तान को मॉनिटर नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा केस हो कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस,
होगा क्या कि जिस स्पीड से हमारी अर्थ रोटेट कर रही है उसी स्पीड से हमारी सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द मूव कर रही है। यानी कि अगर हमारी सैटेलाइट का फोकस पाकिस्तान था तो बेशक हमारी अर्थ मूव कर रही है, तो क्योंकि हमारी सैटेलाइट भी उसी टाइम पीरियड से या उसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हमारी सैटेलाइट हमेशा 24 घंटे पाकिस्तान के ही ऊपर रहेगी। लेकिन इस कंडीशन को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी सैटेलाइट का टाइम पीरियड और अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम हो। और अगर उनके टाइम पीरियड सेम होंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड होता है, तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होंगी। अब ऐसी सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि क्योंकि हमारी अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो हमारी जो सैटेलाइट है उसको भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करना पड़ेगा। वरना बेशक हमारी सैटेलाइट का टाइम पीरियड अर्थ की रोटेशन के जितना हो जाए, लेकिन अगर हमारी अर्थ दूसरी डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट जा रही हो और हमारी सैटेलाइट ईस्ट टू वेस्ट जा रही हो, तो फिर तो हमारी सैटेलाइट एक पॉइंट के ऊपर नहीं रह पाएगी और ना ही वो जियो स्टेशनरी होगी। तो जियो स्टेशनरी होने के लिए लाजमी जिस तरफ हमारी अर्थ रोटेट कर रही हो उसी तरफ हमारी सैटेलाइट भी अपने कर्व पाथ पे मूव कर रही हो। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, दे ऑलवेज मूव इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स, यानी कि वो ऑर्बिट जो कि इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर है। तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं बात कर रहा कि इक्वेटर सरफेस के ऊपर है, लेकिन बेशक हमारी सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से एक डिस्टेंस पे है, तो फिर भी जो उसका जो सर्कल हो वो इक्वेटर के इर्द गिर्द हो। तो अभी तक जो भी हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में समझा है उसको अच्छी तरह अप्लाई करने के लिए मेरे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन मौजूद है, जिसका फर्स्ट पार्ट तो ये है कि स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जब भी आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट करना है तो आपने 3 पॉइंट्स हमेशा मेंशन करने। एक ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मैसेज। दूसरी बात यह कि दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन ऑफ दीज मैसेज। और थर्ड पॉइंट जो कि स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर जाते हैं वो ये है, जो लिखना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि दिस लॉ अप्लाइज टू पॉइंट मैसेज। अब इसका बी पार्ट ये कि द अर्थ में बी कंसिडर टू बी अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर और अ सैटेलाइट इज इन अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब बी के फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि डिस्क्राइब व्हाट इज अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मूव इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स, या आप ये कह सकते हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स, यानी कि जो सैटेलाइट्स हैं वो हमेशा इक्वेटर के इर्द गिर्द घूमती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आ गया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स, या अगर वो यहाँ पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की जगह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में पूछे तो मैं कहता जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मूव इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स। अब सेकंड पॉइंट ये है कि दीज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स, या आप लिख सकते हैं कि सेम एंगुलर स्पीड एज अर्थ्स एंगुलर स्पीड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि दीज ऑर्बिट्स आर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। उसकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि हमारी अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स को भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अब इसमें आप फोर्थ पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑलवेज अपीयर टू बी एट द सेम पॉइंट अबव अर्थ, यानी कि अर्थ से देखते हुए ऐसे लगता है कि जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एक पॉइंट में फिक्स्ड हैं। हालांकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी मूव कर रही होती हैं और अर्थ भी मूव कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि अर्थ और उस सैटेलाइट के दरमियान रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कोई नहीं होती, यानी कि उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, तो ऐसे लगता है कि उस सैटेलाइट से ऐसे लगता है जैसे अर्थ स्टेशनरी है और अर्थ से ऐसे लगता है जैसे सैटेलाइट स्टेशनरी है। अब इसके सेकंड पार्ट में ये कि शो दैट द रेडियस x ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन g r square is equal to x cube omega square, where g is the acceleration of free fall at earth's surface and omega is the angular speed of satellite about the center of the earth। अब angular velocity तो हमें कैलकुलेट करनी आती है, जो कि हम सिंपली 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड से निकाल लेंगे, और टाइम पीरियड हमें पता है 24 आवर्स होता है। अब इस क्वेश्चन में एक बात यह है कि मैस ऑफ अर्थ इज नॉट गिवन, यानी कि हमें मैस ऑफ अर्थ भी किसी तरीके से फाइंड करना होगा। अभी तक मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल
कैलकुलेट करना नहीं सिखाया, इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक पे ज़रूर सिखाऊंगा, लेकिन अभी भी मैं इसको आइडिया दे देता हूँ ताकि हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकें। तो अगर मेरे पास कोई भी मैस m है जिसको मैं अर्थ की सरफेस पे रखता हूँ, तो मेरे पास उस मैस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो इक्वल होगी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय वो मास जो कि मैं रख रहा हूँ, डिवाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड मास। अब क्योंकि मैंने बताया कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट मास इन द एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास अर्थ जो है वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर की तरह है, तो हम पूरी अर्थ को कंसीडर कर सकते हैं कि उसका सारे का मैस एक पॉइंट मैस है जो कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर पे लोकेटेड है। तो कोई भी मैस जो हम अर्थ की सरफेस पे रखेंगे, उसके उस मैस और अर्थ के दरमियान जो सेपरेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे मैं सेपरेशन की जगह रेडियस ऑफ अर्थ लिख रहा हूँ, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी g टाइम्स मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय द मास जो कि मैं रख रहा हूँ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो के पास ग्रेविटेशनल फोर्स तो आ गई, तो अब न्यूटन्स का सेकंड लॉ इस्तेमाल करते हुए जो फोर्स होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब मैं कोई भी मास जो कि अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहूँ, तो मैं सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय उस मास को कर दूंगा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिवाइडेड बाय उस मास से करूं जिसकी मैंने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो मेरे पास आ जाएगा g मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द मास जो कि मैंने रखा हुआ है अर्थ की सरफेस पे। तो अगर आप एक अहम बात नोट करें तो वो ये कि ये मास न्यूमरेटर में भी आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं इस मास को कैंसिल कर सकता हूँ और मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस की आ रही है। यही वजह है कि अगर हम कोई भी मैस ले 10 किलोग्राम का, 1000 किलोग्राम का, 10,000 किलोग्राम का, 1 ग्राम का, जितना भी, हमेशा जो एक्सेलरेशन जो अर्थ की सरफेस के करीब आती है वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल ही आती है। उसकी वजह ये है कि एक्सेलरेशन मैस पे डिपेंड कर ही नहीं रही, क्योंकि मैस तो हमारे इक्वेशन में ही कैंसिल हो जाता है। और अगर मुझे मास ऑफ अर्थ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और रेडियस ऑफ अर्थ पता और मैं ये वैल्यूज पुट करूं, तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आती है वो आप खुद भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, वो आएगी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। बात ये कि ये जो एक्सेलरेशन है जिसको हम ग्रेविटी g से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी हमें तो वैल्यू पता है लेकिन हमें मास ऑफ अर्थ नहीं पता। लेकिन हमें मास ऑफ अर्थ और इस g के दरमियान रिलेशन जरूर पता है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल है g बाय आर स्क्वायर के। इसका मतलब ये कि मैं मास ऑफ अर्थ फाइंड कर सकता हूं अगर मुझे अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू या एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन हो और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन हो। मास ऑफ अर्थ मेरे पास इक्वल आएगा g टाइम्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। मैं मास ऑफ अर्थ के एक्सप्रेशन को g की टर्म्स में अलहदा करके लिख रहा हूँ, g आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और बाकी सबको इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड पार्ट में जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए, और ये जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस निकालने जा रहे हैं ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस हमेशा एक ही जितना होता है, क्योंकि यही एक स्पेसिफिक हाइट है जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड जो है वो हमारी अर्थ की एंगुलर स्पीड से मैच कर रही है। बाकी किसी भी हाइट पे आप बेशक स्पीड चेंज कर लें, सैटेलाइट की कुछ भी कर लें, कभी भी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट वाली कंडीशन अचीव नहीं हो सकेगी सवाए इस डिस्टेंस से। ये वाला रेडियस x में आप कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। कोई भी सैटेलाइट जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही होती है, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। सैटेलाइट का अर्थ के इर्द गिर्द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है that should be equal to the required centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो कि जरूरी होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर में घूमने के लिए। अब अगेन हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं, mv स्क्वायर ओवर आर और mr ओमेगा स्क्वायर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि इस पार्ट में हमें कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना ज्यादा फायदेमंद है, क्या लीनियर स्पीड वाला फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना चाहिए या एंगुलर वेलोसिटी वाला? तो आंसर है कि हमें इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें टाइम पीरियड पता है हमारी सैटेलाइट का और ऑब्वियसली 2 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड करके हम एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर लेंगे, तो इस केस में जो हमें एक्सप्रेशन यूज करना है वो भी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में होना चाहिए, यानी कि mr ओमेगा स्क्वायर। हम लिख देंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि है g मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, जिसको उसने x कह दिया है, तो x स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ सैटेलाइट मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, व्हिच इज अगेन x multiplied by the square of angular velocity।
अहम बात इधर नोट करने वाली है कि ये जो रेडियस है इसको बिल्कुल भी अर्थ के रेडियस से कंफ्यूज नहीं करना। ये जो रेडियस है ये उस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का, ये उस ऑर्बिट का रेडियस है। मतलब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस क्वेश्चन में आर से ही हमने अर्थ के रेडियस को भी डिनोट किया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आर है ये इस केस में एक्चुअली हमारे पास एक्स के इक्वल है, क्योंकि इस केस में जो हमने रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है उसको हमने एक्स से डिनोट किया है। और सेंट्रीपिटल फोर्स में भी ये जो आर आता है ये हमारे पास कोई अर्थ का आर नहीं है, बल्कि ये उस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस है। यानी कि अगर ये मेरी अर्थ का रेडियस है और ये वाला रेडियस मेरी उस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस है जिसमें मेरी सैटेलाइट मूव कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए जो रेडियस हमें पुट करना होता है वो इस ऑर्बिट का करना होता है, जिसकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसको इस केस में हमने एक्स से डिनोट किया हुआ है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करके जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, सबसे पहले तो उसमें हम मास ऑफ सैटेलाइट और मास ऑफ सैटेलाइट को कैंसिल कर देंगे। हम इस एक्स स्क्वायर को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना है वो कुछ इस तरह है, जी मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द एक्स क्यूब, वेयर एक्स इज द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मास ऑफ अर्थ हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, लेकिन हमें जी की भी वैल्यू पता है और रेडियस ऑफ अर्थ की भी वैल्यू पता है। तो हम मास ऑफ अर्थ को इस एक्सप्रेशन से सिंपली इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी विच इज स्मॉल जी मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओमेगा स्क्वायर। फिर एक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो हम फाइनल एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो आएगा जी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओमेगा स्क्वायर। और हमें यही एक्सप्रेशन पार्ट 2 में प्रूव करना था, जो कि हमने कर लिया है। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्रेशन तो प्रूव कर दिया, अब हमें एक्चुअल में इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो मैं एक्स क्यूब को एक साइड पे ले आऊंगा और एक्स क्यूब को इक्वेट कर दूंगा जी रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। और अब क्योंकि मुझे पता है कि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड ऑफ दिस जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है, और मुझे टाइम पीरियड ऑलरेडी पता है विच इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो मैं इस एक्सप्रेशन को ओमेगा की जगह इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके लिखूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनता है एक्स क्यूब इक्वल टू the free fall acceleration at Earth's surface multiplied by the radius of Earth square divided by 2 pi over t whole square। तो सिंपली अब फ्री फॉल एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ अर्थ और टाइम पीरियड की वैल्यूज डाल करके मैं एक्स क्यूब के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ, विच इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई द 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर divided by 2 pi divided by, now time period is 24 hours but we have to write it in seconds, so in order to convert it from hours into seconds I am going to multiply 24 by 3600 और इस सब के ऊपर एक स्क्वायर आएगा। तो मेरे पास एक्स क्यूब की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल है 7.59 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22। तो अब मुझे तो सिर्फ एक्स चाहिए जो कि मेरी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का रेडियस है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, दोनों साइडों पे क्यूब रूट ले लूंगा। क्यूब रूट लेने से ये होगा कि मेरे पास एक्स के ऊपर जो पावर है 3 वो इस 3 से कट जाएगी और मेरे पास जो सिंपली एक्स की वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी 4.23 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। तो अब मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहूँ तो मैं सकता हूं 4.2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो हमने रेडियस कैलकुलेट किया है ये जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस है, जो कि एक बहुत ही स्पेशल किस्म की हमारे पास ऑर्बिट होती है। सिर्फ इसी डिस्टेंस पे अगर हम एक सैटेलाइट को प्लेस करेंगे सिर्फ तब ही हम कह सकते हैं कि हमारी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो हमारी अर्थ के अपनी एक्सिस के रोटेशन के टाइम पीरियड के इक्वल है।